डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने एमसीक्यू सीरीज जो स्टार्ट की हुई है 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से, और उसके अंदर हम हर एक चैप्टर से लगभग 45 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते आ रहे हैं। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो यूनिट 7 है हमारी, यूनिट 7 उसका चैप्टर फर्स्ट, और यदि हम एनसीईआरटी की बुक बात करें, चैप्टर है ये आपका 6 ओल्ड एनसीईआरटी के बेस पे और न्यू एनसीईआरटी के बेस पे है चैप्टर 5। तो इसका आज हमने जैसे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें जो भी हम इससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा, इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स क्या हैं, मेंडल के बारे में हम पढ़ते हैं, कोडोमिनेंस वगैरह, मल्टीपल एलिलिज्म, कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं या कुछ प्रोसेसेस पढ़ी जाती है। इसमें हम पढ़ते हैं मोलिकुलर बेस। मोलिकुलर बेस का मतलब क्या होता है कि हमारे जो करेक्टर्स हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जाते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो एटम से मिलकर बनी होती है और जो एग्जिस्ट कर सकती है फ्रीली। लेकिन इतनी बेसिक हमने डिटेल नहीं जाना है केमिस्ट्री जितनी कि इतनी छोटी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे हम मोलिकुलर बेसिस का मतलब जो एक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं, और वो रहता है डीएनए। तो ये चैप्टर है डीएनए से रिलेटेड ही रहेगा। और इसके अलावा डीएनए जब आगे एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनते हैं, डीएनए खुद कॉपी कैसे करता है, तो ऐसे कुछ आपको पता है इस चैप्टर से रिलेटेड हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और ये इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसके अंदर हम 1 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे ही पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम आगे क्वेश्चन है वो सॉल्व करते चले जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है तो इसका एक ओवरव्यू आपको बता देते हैं चैप्टर का, जिसके अंदर आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे और कौन सा आप बोल सकते हो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम मेनली किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक से बिल्कुल डीएनए की स्ट्रक्चर से बात की गई है। डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, चारगफ रूल कैसे काम करता है, टारगफ रूल। बस मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू या फिर माइंड मैप आपके माइंड में डाल रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। डीएनए की स्ट्रक्चर है, डीएनए की फिर उसके बाद पैकिंग से रिलेटेड टॉपिक है वो पढ़ने को मिलता है, जिसमें हम न्यूक्लियोसोम के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियोसोम। उसके बाद फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि सबसे पहले है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट जिन्होंने क्या बताया था कि जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी उसकी दो स्ट्रेन होती हैं, आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन। और एस स्ट्रेन है वो वायरलेंट फॉर्म होती है जिससे कि डेथ कोज हो सकती है माइस की, जब माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो। और आर स्ट्रेन से डेथ नहीं होती है। तो उन्होंने दोनों को अलग अलग जब इंजेक्ट करवाया तो देखा ये चीज़ की एस स्ट्रेन है उससे डेथ हो रही है माइस की। लेकिन जैसे ही हम हीट किल्ड एस्ट्रेन और लिविंग आर स्ट्रेन को डालते हैं तो एस्ट्रेन से कुछ ऐसा मटेरियल है जो क्या करता है, कोई भी मटेरियल है एस वाली जो हीट किल्ड स्ट्रेन थी, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ऐसा फाइंड आउट किया गया, कोई ना कोई एक ऐसा मटेरियल है जो क्या करता है, आर स्ट्रेन को किस में कन्वर्ट कर देता है स्ट्रेन में। ये कंक्लूजन रहता है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट का। और ये मटेरियल क्या है, वो डीएनए है या फिर कोई और मटेरियल है, इसकी डिस्कवरी की थी फर्दर 3 साइंटिस्ट ने। फर्दर 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया था, जो हमारी बायोकेमिकल नेचर होती है ना इस मटेरियल की, जेनेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, तो इस जेनेटिक मटेरियल की बायोकेमिकल नेचर बताई थी। बायोकेमिकल नेचर, हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अब हम पार्ट में डिस्कस भी करेंगे, बायोकेमिकल नेचर। उसके बाद ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये बताया गया था कि डीएनए ही हमारा एक जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, कि उन्होंने बताया था हार्से एंड केस, दो क्या थे हमारे बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और उन्होंने वायरस लिया था, बैक्टीरियोफेज वायरस, और ई कोलाई के ऊपर इन्फेक्शन करवाया था। और उससे क्या फाइंड आउट किया था कि जो प्रोटीन कोट है वो इन्फेक्शन के टाइम बाहर ही रह जाता है, जबकि जो डीएनए या फिर जो जेनेटिक मटेरियल है वो ई कोलाई के अंदर चला जाता है। तो एक आपको जस्ट ओवरव्यू में दे रहा हूँ एक्सपेरिमेंट कौन कौन से रहते हैं। इसके अलावा फिर आ जाता है रेप्लिकेशन से रिलेटेड टॉपिक। और रेप्लिकेशन में हम
क्या पढ़ते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की कॉपी बनना। और इसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट आता है मैसलसन एंड साहल एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने ये बताया था नाइट्रोजन के एक आइसोटोप यूज करके कि किस तरीके से जो नई स्ट्रैंड बनती है डीएनए के अंदर, वो जब भी नई या फिर हम बोल सकते हैं कॉपी बनती है डीएनए की, तो उसके अंदर एक स्ट्रैंड है वो पेरेंटल होती है, एक है जो नई बनती है। तो इन्होंने किसका यूज किया था, नाइट्रोजन आइसोटोप का यूज किया था, या फिर हम बोल सकते हैं N15 का यूज किया था। जैसे N4 नॉर्मल नाइट्रोजन का एटम, लेकिन उन्होंने N15 वाले नाइट्रोजन के एटम यूज किए थे। तो इनसे रिलेटेड जैसे मैं एक्सपेरिमेंट जो बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड एक तो इनके जैसे बैक्टीरिया है, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया था। तो ऐसे आपको बेसिक बात क्या यूज किया था, कंक्लूजन क्या निकला था, ये आपको बेसिकली इन एक्सपेरिमेंट का पता होना चाहिए। उसके बाद और क्या आ जाते हैं, रेप्लिकेशन के बाद यदि हम बात करें, उसके बाद आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से क्या बनना, आगे एमआरएनए बनना। ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा इसके अंदर यूकैरियोट्स में कैसे होती है ट्रांसक्रिप्शन, एंड प्रोकैरियोट्स में कैसे होएगी, प्रोकैरियोट्स में कैसे है, वो अलग अलग ढंग से बताया हुआ है। प्रोकैरियोट्स में जैसे रो फैक्टर एंड सिग्मा फैक्टर होते हैं, सिग्मा फैक्टर वो कैसे रोल प्ले करते हैं, तो ये थोड़ा बेसिक आपको आइडिया हो। उसके बाद ट्रांसलेशन प्रोसेस आ जाती है, और ट्रांसलेशन से पहले किस किस के बारे में पढ़ने को मिलता है, एमआरएनए क्या है, टीआरएनए क्या है, और आरआरएनए क्या है, क्योंकि ये तीनों का रोल रहता है ट्रांसलेशन में। और ट्रांसलेशन क्या होता है, जो एमआरएनए यहाँ पे बनता है ट्रांसक्रिप्शन में, उससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। मतलब हम प्रोटीन सिंथेसिस है पढ़ते हैं। चैप्टर काफ़ी लेंथी है, लेकिन आपको फिर भी इसका बेसिक आइडिया जरूर रहना चाहिए। जैसे उसके बाद प्रोटीन फॉर्मेशन के बाद क्या रहता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ज़्यादा पढ़ते हैं। जब एमआरएनए बनता है तो इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, स्प्लाइसिंग वगैरह होती है, तभी हमारी जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो शुरू होती है। उसके बाद जो भी डीएनए से डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा भी बोलते हैं। सेंट्रल डोगमा मतलब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कोडेड रहती है हमारी डीएनए में, डीएनए से एमआरएनए में जाती है, एमआरएनए से वो इंफॉर्मेशन है उसी के प्रोटीन बनते हैं। तो ये पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमता है। पूरे के अंदर हम यही समझते हैं कि डीएनए का रोल डिस्कवर कैसे हुई, जैसे जितने भी एक्सपेरिमेंट है ना, ये सारे हिस्ट्री हैं डीएनए की, कैसे कैसे डिस्कवर किया डीएनए को। और उसके बाद जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और इसके अलावा और लैक ओप्रोन हम पढ़ते हैं इसके अंदर, जीन रेगुलेशन में लैक ओप्रोन कॉन्सेप्ट है, वो बड़ा अच्छे ढंग से डिस्कस किया हुआ है एनसीईआरटी में। और दो बड़े टॉपिक रह जाते हैं पीछे, वो कौन कौन से हैं, वो है एक तो एच जी पी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर बड़े क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। तो ये एक ओवरव्यू आपको बताया है चैप्टर का। और ये क्यों बताया है, ताकि आप क्वेश्चन यदि देखो तो एकदम से आइडिया लग जाए कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, ताकि उसके आंसर तक अप्रोच करने में आपको आसानी रहे। तो हम बढ़ते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आज का, द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, मैंने बताया था सबसे शुरुआत में ही, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही स्ट्रक्चर दी हुई है। और स्ट्रक्चर की डिस्कवरी किन्होंने की थी, वाटसन एंड क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डबल स्ट्रैंडेड जो स्ट्रक्चर है जो हम आज पढ़ते हैं, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर डीएनए की, वो इन्होंने दी थी। तो इसमें बोला हुआ है टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। स्ट्रैंड मीन्स एक तो जैसे ये लाइन हो चुकी है हमारी, ये वन स्ट्रैंड है, और ये अदर स्ट्रैंड है। एक का यदि 5 डैश एंड इस साइड में है, तो दूसरी का जो 3 इसी स्ट्रैंड का दूसरी साइड में 3 डैश एंड होएगा, इसका 5 डैश एंड है तो इसका 3 डैश एंड होएगा। एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी इसको बोला जाता है। डीएनए की दो स्ट्रैंड एक दूसरे के लिपटी हुई होती हैं, और दोनों स्ट्रैंड को आपस में जोड़े रखने का काम किसका होता है, जोड़े रखने का काम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, या हाइड्रोजन बॉन्ड्स का। और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, एडेनिन और थाइमिन है, ये किस में आ जाते हैं, हमारे प्यूरिन में।
जबकि पायरिमिडीन में कौन आ जाता है, ग्वाइनिन, सॉरी एडनिन और ग्वाइनिन है वो यूरिन में आते हैं, जबकि साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल है ये उसमें आ जाते हैं पायरिमिडीन में। तो इनके बीच में बनते हैं बॉन्ड। जैसे एडनिन है वो थाइमिन के साथ बॉन्डिंग शो करता है या यूरेसिल के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। आरएनए है तो उसके अंदर यूरेसिल मिलता है, थाइमिन बहुत कम मिलता है, न के बराबर ही माने हम। और इसके अलावा जो हमारा ग्वाइनिन है वो साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करता है। इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो एक साइड में तो जैसे यहाँ पे एडनिन है, ग्वाइनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन इस तरीके से रहेंगे, दूसरी साइड में भी इनके अपोजिट वाले होते हैं। ये अपोजिट कंडीशन मिलती है, एक साइड में एडेनिन है, दूसरी साइड में थाइमिन मिलेगा डीएनए के इसमें, और एक साइड में ग्वाइनिन है तो दूसरी साइड में यूरेसिल मिलता है। इसको स्ट्रक्चर में हम समझते हैं। तो इसमें सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आपका स्ट्रक्चर से पूछा हुआ है, और इसमें क्या रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड का भी नंबर आपको याद रखना है। किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एडेनिन और थाइमिन के बीच में होती है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि ग्वाइनिन या फिर साइटोसिन और ग्वाइनिन के बीच में होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। वैसे ये वाली जो डैश है ये कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से ही ये जुड़े हुए होते हैं। जबकि जब हम आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहां पे एक और बॉन्ड आएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये किस में होता है, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। पेप्टाइड बॉन्ड किस में होता है, ये प्रोटीन जब बनता है अमाइनो एसिड्स के बीच में होता है, अमाइनो एसिड के बीच में होता है कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। सल्फर डाइएस्टर बॉन्ड है ये, हमको कई जगह प्रोटीन्स के बीच में मिल जाते हैं, एंटीबॉडीज की स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी मिलती हैं, तो ज़्यादातर प्रोटीन्स में मिलते हैं सल्फर, इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड बोला जाता है। तो हमारा आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, चारगफ रूल। और जो भी बातें मैंने स्ट्रक्चर की है ना वो सारी चारगफ रूल्स ही हैं। तो ये एप्लीकेबल है किसके लिए है, किस स्ट्रक्चर पे एप्लीकेबल होता है, ये डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल होता है। चारगफ रूल है जो, इसमें इसने काफ़ी सारी बातें जितने भी बताई है ना मैंने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ है, इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर हैं, कुछ और भी बातें हैं इन्होंने जो चारगफ ने डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर के बारे में ही बताई है। एंटीपोलैरिटी होती है, यूनिफॉर्म विड्थ होती है डीएनए स्ट्रैंड की। तो ये सिंगल पे तो नहीं लागू होता, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर पे ही लागू है। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट थोड़े रेयर रहते हैं इस चैप्टर में, कि आप एक सीक्वेंस में कोई चीज़ पढ़ते जा रहे हो, हालांकि एक्सपेरिमेंट में कुछ सीक्वेंस जरूर हैं, लेकिन ये चैप्टर आपका थोड़ा सा क्या रहेगा, याद रखने वाले पर्पज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वाटसन एंड क्रिक मॉडल। बताया था जो वाटसन एंड क्रिक ने डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर दी थी, और उस स्ट्रक्चर पे जो रूल लगते थे वो रूल चारगफ ने दिए थे। तो ये डुप्लेक्स मतलब वही 2 स्ट्रैंड है वो एंटीपोलर पोलैरिटी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसमें कौन सी बात है वो लागू होती है, 10 बेस पेयर्स होते हैं एंड 3.1 एंगस्ट्रॉन डिस्टेंस होती है एवरी टर्न। एवरी टर्न का मतलब क्या होता है, जैसे एक हेक्स एक्सिस के सराउंडिंग में हमारा जो डीएनए है वो इस तरीके से लिपटा हुआ होता है, और ये इस तरीके से भी ऐसे एक दूसरे की स्पाइरल में भी क्या है, ये स्पाइरली फॉर्म में। एक तो ये क्या है, किसी एक्सिस के सराउंडिंग में पूरा का पूरा स्पाइरल टर्न किए हुए है, और एक हमारा जो डीएनए है वो भी खुद टर्न किए हुए है। तो डीएनए का टर्न, डीएनए का जब एक टर्न कंप्लीट हो जाता है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टर्न है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके अंदर यदि हम बात करें 10 बेस पेयर होते हैं। 10 बेस पेयर मीन्स एडनिन और ग्वाइनिन, एडनिन और थाइमिन है जैसे वो बॉन्डिंग बनाते हैं आपस में, के अलावा जो साइटोसिन और ग्वाइनिन पेयरिंग करते हैं, तो इस तरीके के पेयर्ड बेस हैं वो 10 होते हैं। और इसकी एक जो कंप्लीट टर्न है डीएनए डुप्लेट की एक टर्न होती है, जो कि जो लेंथ है या डिस्टेंस है हम मान सकते हैं वो कितनी है, 0 पॉइंट या 3.4 एंगस्ट्रॉन रहती है। और यदि आपको बोला जाए 2 बेस पेयर की डिस्टेंस कितनी है, तो कंप्लीट में कितने हैं 3.4, और इसको हम क्या कर देंगे 10 से यदि डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है 0.34 एंगस्ट्रॉन है वो, क्या बोल सकते हैं हम, एक 2 बेस पेयर के बीच में लेंथ आ जाती है। तो ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ज़्यादातर। तो ये
एवरी टर्न किसकी होती है? ड्यूप्लेक्स की होती है। नोट अगले में क्या बोल रहा है? स्पाइरल की। अब स्पाइरल की तो देखो यहाँ से शुरू हुई और डीएनए की जैसे यहाँ से कट करके और यहाँ तक पहुंचा है, तो इसमें तो काफी सारे बेस पेयर आ जाते हैं। तो टर्न किसका होना चाहिए? डीएनए ड्यूप्लेक्स का होना चाहिए, ना कि स्पाइरल का टर्न होना चाहिए। ये कंफ्यूज कर सकते हैं। 20 का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है, लास्ट तो नन ऑफ दीज है वैसे। तो इसका क्या आएगा? हमारा ए ऑप्शन आएगा। तो स्ट्रक्चर से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर बड़े अच्छे से समझ के रखनी है इसकी। अब आ गए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है जो निमोनिया कोज करता है। निमोनिया क्या है? एक डिजीज होती है, जैसे कोरोना में भी निमोनिया जो है वो बन जाता है, फेफड़ों में फ्लूइड वगैरह है वो जमा हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर, जैसे बताया था ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किया था। ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने दो फॉर्म ली इसकी, बैक्टीरिया की, स्ट्रेप्टोकोकस की, एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन को यदि इंजेक्ट करवाया माइस के अंदर तो माइस क्या रहा? लाइव। एस स्ट्रेन को इंजेक्ट करवाया माइस के अंदर तो माइस क्या हो गया? डेड हो गया। उसके बाद क्या किया? इसको एस स्ट्रेन को कील करके, हीट कील करके फिर माइस को इंजेक्ट करवाया तो माइस क्या हो गया? लाइव, वो जिंदा रहा। अलग अलग माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। उसके बाद यदि हमने क्या किया? हीट कील्ड है जो एस हीट कील्ड है, और इसके साथ यदि आर वाला है वो लाइव हमने छोड़ दिया, तो देखो एस कील्ड है वो क्या कर रहा था? लाइव रख रहा था माउस को, कोई निमोनिया कोज नहीं कर रहा है। और जो आर स्ट्रेन लाइव था वो भी लाइव रख रहा था, लेकिन दोनों को एक साथ इंजेक्ट करवाया तो लाइव रखना चाहिए था माइस को, लेकिन क्या किया इन्होंने? दोनों ने डेड कर दिया। अब ऐसी क्या इंसिडेंट हुआ कि जिसकी वजह से माइस डेड हुआ? हालांकि अलग अलग इनको डाल रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, माइस लाइव था, लेकिन इसको या तो डेथ किसकी वजह से हुई? तो कुछ ना कुछ एक ऐसा कंक्लूजन है ग्रिफ्थ ने निकाला था इस एक्सपेरिमेंट से, कि कोई एक ऐसा वायरुलेंट से, मतलब कोई ऐसा डिजीज कोजिंग या फिर डेथ कोजिंग कोई भी फैक्टर है, वो एस से किसके अंदर चला गया? आर स्ट्रेन के अंदर चला गया, जिसको आर को एस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मतलब वो नॉन वायरुलेंट, वायरुलेंट मीन्स डेथ कोज करने वाली फॉर्म, तो वो कौन थी? वो एस थी। लेकिन यदि हीट किल्ड एस को आर के साथ छोड़ा जाता है तो ये हमारे आर वाले हैं वो भी एस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, संगत का असर पड़ जाता है इनके ऊपर। तो ये क्या है? ये भी एस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और कन्वर्ट होके माइस को क्या है? डेथ कोज है वो कर देते हैं। तो इसमें जो वायरोलेंट फॉर्म थी वो कौन सी थी? वो हमारी स्मूथ थी। और नॉन वायरोलेंट फॉर्म थी वो क्या थी? रफ थी। तो ये याद रखना है, वायरोलेंट मीन्स डेथ कोजिंग फॉर्म। डेथ कोजिंग फॉर्म भी हम बोल सकते हैं, या स्ट्रेन भी बोला जा सकता है। तो दो स्ट्रेन, तो ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट से यार बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही होगा इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन द डिस्कवरी ऑफ डीएनए एज ए केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। केमिकल बेसिस या बायोकेमिकल नेचर मैंने अभी डिस्कस भी किया था। तीन साइंटिस्ट थे, और वो तीन साइंटिस्ट कौन कौन थे? एवरे, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। इन्होंने, और आर से और चेज ने, मैंने बताया था क्या किया था इन्होंने, तो ये पता लगाया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज वायरस के साथ, बैक्टीरियोफेज वायरस के साथ, बैक्टीरियोफेज वायरस का इन्फेक्शन करवाया था ई कोलाई के ऊपर, और ये फाइंड आउट किया था कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए या डीएनए, वो ही क्या करता है? ई कोलाई के अंदर एंटर करता है, प्रोटीन है वो बाहर रह जाता है। तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए आरएनए वो जेनेटिक मटेरियल है, वो इन्होंने कंक्लूजन निकाला था। और ग्रिफ्थ ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो हमने देख लिया। वाटसन एंड क्रिक ने तो स्ट्रक्चर दी थी, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसके अलावा इन्होंने साथ में ये भी बता दिया था कि जब डीएनए कॉपी बनती है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में बनती है, सेमी कंजर्वेटिव मोड वो देखा जाता है। इस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि तीन साइंटिस्ट के नाम आप याद रखने। इन्होंने बता दिया था कि जो एस स्ट्रेन की हीट कील्ड थी ना, मतलब जो हमारा ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट था उसको इन्होंने पूरा कर दिया था। ग्रिफ्थ ने तो ये बोला था कि कोई एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से जो एस हीट कील्ड से आर स्ट्रेन में, वो फैक्टर की वजह से ये एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहे हैं, डेथ कोजिंग स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इन्होंने बता दिया था कि यहाँ से क्या है, कोई ना कोई एक जेनेटिक मटेरियल है, खासकर डीएनए या फिर आरएनए, और डीएनए ज़्यादातर जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में पाया जाता है। तो इन्होंने बोल दिया था कि डीएनए ही
क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल है जो यहाँ से एस स्ट्रेन से, हिट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया हुआ है। तो इन्होंने ये बोल सकते हैं कि ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट है वो पूरा कर दिया था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% साइटोसिन while what will be the percentage of adenine। तो ये चारगफ रूल से क्वेश्चन है भाई, चारगफ रूल। इन्होंने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, दी की स्ट्रक्चर बेसिकली डबल हेल्थ दे दी थी वाटसन एंड क्रिक ने। उसके अंदर बाकी सारी जो बातें थी वो लगभग चारगफ ने ही बताई थी। और चारगफ ने क्या बताया था कि जितनी अमाउंट एडेनिन की होती है उतनी ही थाइमिन की होती है, और जितनी साइटोसिन की होती है उतनी ही अमाउंट किसकी रहती है, ग्वाइनिन की रहती है किसी भी डीएनए में। अब यही हमारे क्या होते हैं, 4 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं। नाइट्रोजीनियस बेस पेयर 4 ही होते हैं। इसका मतलब क्या है, एडेनिन प्लस थाइमिन प्लस साइटोसिन प्लस ग्वाइनिन, टोटल इनकी यदि हम जोड़ें तो 100% जितनी भी परसेंटेज है वो इन्हीं के चारों के मिलने से बनती है। और इनकी परसेंटेज है वो इक्वल होती है, और इनकी साइटोसिन और ग्वाइनिन की इक्वल रहती है। अब इन्होंने किसकी दे दी है क्वेश्चन में हमको, साइटोसिन की दी हुई है 20%। जितनी साइटोसिन की है उतनी ही किसकी मिलेगी, ग्वाइनिन की मिलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, साइटोसिन है तो कितनी है 20, और ग्वाइनिन की भी कितनी है 20, क्योंकि ये चारगफ रूल में दोनों की इक्वल रहती है। निकालनी किसकी है, एडेनिन की, और पूछा इसने एडेनिन की है, थाइमिन की भी पूछे चाहे एडेनिन की, हम दोनों की निकाल सकते हैं। मान लो इनकी क्या है एक्स है, तो यहाँ पे एक्स प्लस एक्स, और टोटल कितना है हमारा 100। तो ये कितना हो गया 2x प्लस 40 इक्वल टू 100, और 2x इक्वल टू 100 माइनस 40 इक्वल टू 60, और x की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे 60/2 30। तो 30% हमारी किसकी परसेंटेज है, x की वैल्यू 30 आई है। आपसे चाहे थाइमिन की पूछे एडेनिन की पूछे तो 30% ही इसका आंसर रहेगा। छोटा सा न्यूमेरिकल है, ज़्यादा देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा न्यूमेरिकल आ गया। ये बेसिक सा न्यूमेरिकल है और चारगफ रूल से ही रिलेटेड है। चारगफ ने ये बताया था कि जितना एडेनिन होता है उतना ही थाइमिन होता है, और जितना साइटोसिन है उतना ही ग्वाइनिन। तो बेसिक सा ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन, कभी कभी रेयरली आपसे पूछ लेते हैं बोर्ड एग्जाम में भी, और नीट में भी कई बार बेसिक सा क्वेश्चन भी आपको आ जाता है। ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन हम इसको नहीं बोलेंगे। ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ ई कोलाई सेल्स बाय बैक्टीरियोफेज, ये किसका एक्सपेरिमेंट आ गया, अब हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है ये, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन आपसे पूछा जा रहा है, कंक्लूजन क्या था। और कंक्लूजन मैंने बताया था कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल वो वायरस से, बैक्टीरिया वायरस से किस में आया है, ई कोलाई के अंदर आया है, ई कोलाई के अंदर। और इसके नाम से कई बार हमको कन्फ्यूजन हो जाती है। बैक्टीरियो मीन्स ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया को किल करने वाला वायरस है। बैक्टीरियो फेज, फेज का मतलब ईटिंग, और बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया को ईट करने वाला एक वायरस होता है बैक्टीरियोफेज। और इस बैक्टीरियोफेज में से क्या जाता है, दो चीज़ों पे सस्पेंस था, एक था प्रोटीन और दूसरा क्या था हमारा डीएनए। तो इन दोनों पे क्या था, सस्पेंस था। तो क्या किया गया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किए गए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप किस किस के, एक तो सल्फर का और एक फॉस्फोरस का। और फॉस्फोरस किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर में फॉस्फेट ग्रुप रहता है। तो इसमें जब हमने जो कुछ ऐसे वायरस यूज किए जो क्या लिए हुए थे, फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव फॉर्म में लिए हुए थे, तो उसके बाद क्या देखा, जब ये ई कोलाई को इफेक्ट कर रहे थे ना, तो ई कोलाई के अंदर भी क्या आ गया, रेडिएशन आई हुई, मतलब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पे आया हुआ मिला। लेकिन जब हमने सल्फर रेडियो एक्टिव फॉर्म में लिया था तो उससे क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया थे हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया वो नॉर्मल रहे, उनमें कोई रेडिएशन नहीं आई। तो ये प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है, और प्रोटीन है वो हमारे बैक्टीरिया के अंदर नहीं आता है। कौन आता है, हमारा जो डीएनए है, या फिर जो न्यूक्लिक एसिड भी हम वर्ड यूज कर लेते हैं, वही किसके अंदर आएगा, ई कोलाई के अंदर आता है, या फिर सेल के अंदर एंटर करेगा। कंक्लूजन है, प्रोटीन आर ओनली फेज कंपोनेंट दैट एक्चुअली एंटर इन्फेक्टेड सेल। प्रोटीन तो करता ही नहीं है, बोथ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक बोथ भी नहीं करते हैं। ओनली प्रोटीन फ्रॉम द इन्फेक्टिंग फेज डिटेक्टेड इन द प्रोजेनी फेज, ये भी गलत है, प्रोटीन तो है ही नहीं। केवल न्यूक्लिक एसिड ही क्या है, वो कोलाई के अंदर मिलता है। ये कंक्लूजन था। तो डायरेक्ट कंक्लूजन से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे
इजी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सम वायरसेस आरएनए इज प्रेजेंट इंस्टीड ऑफ डीएनए। ज़्यादातर वायरस में हम क्या देखते हैं, आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, और जब ये किसी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, सेल में जाता है, तो आरएनए से डीएनए बना लेता है। तो क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन में तो क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हम क्या बोलते हैं, आरटी। और पीसीआर एक प्रोसेस होती है, इससे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे हम एम्पलीफिकेशन करते हैं। अब ये जो मैंने वर्ड लिखा है, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था कोरोना टाइम में। आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाता था, किसके लिए, कोरोना के टेस्ट के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट के लिए। तो आरटी-पीसीआर मीन्स आरएनए से डीएनए बना के उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फाइंड आउट की जाती थी, और डीएनए का कंटेंट है वो पता लगाया जाता था कि ये किसका डीएनए है। तो फिर डीएनए यदि पता लग जाए हमको कोरोना वायरस का है, तो वहाँ से फिर पॉजिटिव नेगेटिव का पता लगता था। तो यहाँ पे तो एक जस्ट आइडिया बताया आपको। जो आरएनए होता है ना, तो काम तो ये भी डीएनए की फॉर्म में ही करेंगे सेल के अंदर जब एंटर करवाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है हमारी बॉडी में, जेनेटिक मटेरियल, वो डीएनए ही होता है। तो एक बार इनका डीएनए बन गया ना आरएनए से, तो हमारे वाले डीएनए के साथ वो अंदर सेल के अंदर चला जाएगा और उसका एक हिस्सा बन जाएगा। और फिर जैसे डीएनए पूरी सेल को कंट्रोल करता है, फिर क्या करेगा, ये वायरस का डीएनए है ना, हमारे जितने भी मैकेनिज्म है उसको हाईजैक कर लेता है और अपने हिसाब से सेल को कंट्रोल करता है। और अपने हिसाब से कैसे करेगा, वो डीएनए से मतलब क्या करेगा, सारे की सारी जो कॉपीज हैं, खुद की कॉपी, खुद का डीएनए ही तैयार करवाएगा सेल से, और कॉपियां करवा करवा के अपनी संख्या बढ़ाएगा। तो इनका काम करना क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। सेल में जाएंगे, सेल की मशीनरी को हाईजैक करेंगे, उसके बाद खुद की कॉपीज हैं वो तैयार करते जाएंगे। तो इसमें क्या पूछा हुआ आपसे, क्वेश्चन पे आते हैं वापस। प्रेजेंट इंस्टीड ऑफ डीएनए इंडिकेटिंग दैट। तो वो इनमें आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता। इससे कि हमको क्या पता लगता है, डियर न्यूक्लिक एसिड मस्ट कंबाइन विद द होस्ट डीएनए बिफोर रेप्लिकेशन। आरएनए है, आरएनए तो कंबाइन कर ही नहीं सकता डीएनए के साथ, तो इसने तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात ही नहीं की ना, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो आरएनए तो डायरेक्ट वो मशीनरी का पार्ट बन नहीं सकता। दे कैन नॉट रेप्लिकेट, ऐसी बात भी नहीं है, रेप्लिकेट कर सकते हैं। देयर इज नो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, होती है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, वो आरएनए की फॉर्म में होती है। तो यही है, आरएनए कैन एक्ट टू ट्रांसफर हेरिडिटी। तो हेरिडिटरी मटेरियल है ना, जो जेनेटिक मटेरियल, वो आरएनए ही होता है। इसलिए इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए की फॉर्म में ही मिलेगा, डीएनए नहीं होता। वायरस के केस में ज़्यादा मिलता है। उसके बाद है फिर स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है आपका। जब हम डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए दोनों आ जाते हैं, तो क्या क्या होता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, तीन चीजें हम पढ़ते हैं। एक तो होता है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, एक होता है शुगर, और एक होता है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस नाइट्रोजिनस बेस मैंने बताए थे, दो होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन। पायरिमिडीन, यूरिन में कौन कौन आ जाते हैं, एडनिन एंड ग्वाइनिन, जबकि थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरिसिल आ जाते हैं पायरिमिडीन में। फॉस्फेट ग्रुप क्या है, एक प्रकार से जैसे हम पढ़ते हैं एटीपी। एटीपी, एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन वो वही एडिनोसिन होते हैं, ये नाइट्रोजिनस बेस ही है एक प्रकार से। तो फॉस्फेट ग्रुप के अलावा शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और जब इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप आके ऐड हो जाता है न्यूक्लियोटाइड में, फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड कर देते हैं, क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और यही न्यूक्लियोटाइड एक यूनिट है, ऐसी ऐसी न्यूक्लियोटाइड काफी सारी एक चेन में जुड़ जाती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो जब दो चेन, ऐसी ही एक चेन भी इसके साथ में इकट्ठी हो जाती है, तो क्या बन जाती है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर बन जाती है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर बन जाती है। स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तीन चीज रहती हैं डीएनए की स्ट्रक्चर में। तो इसमें आपसे पूछा हुआ है डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज, ये क्या है, ये शुगर होती हैं। शुगर होती हैं कौन कौन सी, राइबोज एंड डी ऑक्सी राइबोज। और इन्हीं के बेस पे डीएनए और आरएनए नाम पड़ा हुआ होता है। डीएनए ये आरएनए में होती है, और डीऑक्सीराइबोज किस में होती है, ये डीएनए में होती है।
शुगर के बेस पे ही हम नाम पढ़ते हैं। इसके अलावा कई बार हम फिक्स याद कर लेते हैं, थाइमिन है और यूरिसिल है। यूरिसिल बोलते हैं आरएनए में मिलता है, थाइमिन डीएनए में मिलता है। कई बार ये रिवर्स भी मिल जाते हैं, तो इनके बेस पे हम नहीं पढ़ते, शुगर के बेस पे इनका नाम पड़ा हुआ होता है। तो कौन से टाइप की शुगर है ये पूछ रहा है, विच क्लास ऑफ शुगर राइबोज एंड डिऑक्सोराइबोज बिलोंग। तो ये पेंटोज शुगर होती हैं। पेंटोज शुगर में आती हैं, 5 कार्बन एटम्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। पॉलीसैकेराइड में तो सेलुलोज वगैरह है वो आ जाती हैं, बड़ी यूनिट है। हेक्सोज नहीं होती, ना ये ट्रायोज होती। ट्रायोज मीन 3 कार्बन, हेक्सोज मीन्स जैसे ग्लूकोज है वो क्या है, 6 कार्बन है, हेक्सोज में आता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, पेंटोज शुगर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फैक्ट दैट प्यूरिन बेस ऑलवेज पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड विद पायरिमिडीन। जितने प्यूरिन वाले हैं, प्यूरिन वाले कौन है, एडेनिन और ग्वाइनिन है, और पायरिमिडीन वाले कौन है, पायरिमिडीन वाले हैं एडेनिन के साथ थाइमिन बॉन्ड करता है, या फिर यूरेसिल भी बॉन्ड कर लेता है, और ग्वाइनिन के साथ साइटोसिन करता है। तो पेयरिंग क्या होती है, क्या करते हैं ये प्यूरिन वाले पायरिमिडीन वालों के साथ पेयरिंग करते हैं। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2, और यहाँ पे कितने थे हमने पढ़े थे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है वो मिलते हैं। तो लीड्स टू इन द डीएनए डबल हेलिक्स। तो ठीक बात है, ये प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ बॉन्डिंग करते हैं। तो इस बॉन्डिंग से क्या होगा, यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट द डीएनए, यूनिफॉर्म लेंथ, लेंथ पे कोई रोल नहीं रहता। सेमी कंजर्वेटिव से भी कोई मतलब वैसे ये नहीं रहता, इसका सेमी कंजर्वेटिव मोड है। हालांकि थोड़ा बहुत सेमी कंजर्वेटिव नेचर में इसका हम रोल है वो समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर फिजिकल नेचर की बात करें तो इसे क्या है, डीएनए की जो विड्थ है ना वो क्या रहती है हमारी, यूनिफॉर्म रहती है। यूनिफॉर्म कैसे, जैसे एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये पास पास आ जाते हैं, ये थोड़े दूर दूर हैं। इस वजह से ये रैंडमली प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में, जिसकी वजह से यूनिफॉर्मली लेंथ है वो डीएनए की देखी जाती है। डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड है ना, वो हमारी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म विड्थ देखी जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जैक्ट है वो ए आंसर की तरफ हम अप्रोच करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन। ये आपसे पूछा हुआ है न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर से रिलेटेड। न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर हम कैसे पढ़ते हैं, कुछ हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन के सराउंडिंग में हमारे क्या है, डीएनए है वो इस तरीके से लिपटे हुए होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम की है, और न्यूक्लियोसोम के ऊपर होता है, न्यूक्लियोसोम में जो हिस्टोन होता है, हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसके ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज, और हमारा डीएनए है इसके पास रहता है नेगेटिव चार्ज। ये फिक्स आपको याद रखना पड़ेगा। इन्हीं दो चार्जेज के बीच में जब अट्रैक्शन होती है, उसी से क्या मिलता है वो, दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग मिलती है। तो हमारी जो पैकिंग है डीएनए की उसको करने में मदद करती है। तो नेगेटिव चार्ज किस पे है, डीएनए पे, और पॉजिटिव चार्ज किस पे है, हिस्टोन पे है। तो हमारा ए आंसर यहाँ पे ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोमोटर साइट एंड टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक ऐसा रीजन होता है इसका डीएनए का जहाँ से एमआरएनए बनना होता है। तो एक फिक्स स्ट्रक्चर रहती है जहाँ से हमारा, हम बोल सकते हैं इसी को स्ट्रक्चरल जीन भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। और इस स्ट्रक्चरल जीन की शुरुआत होती है एक रीजन से जिसको हम बोलते हैं प्रोमोटर रीजन, और एक रीजन रहता है टर्मिनेटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन। और जब हम पोलैरिटी की बात करते हैं 5' to 3' और 3' to 5', ये पोलैरिटी बड़ी मायने रखती है इस केस में। तो आपसे पूछा हुआ है प्रमोटर साइट कहाँ पे प्रेजेंट होती है। प्रमोटर के बाद ही हमारी जो रियल ट्रांसक्रिप्शन है वो शुरू होती है। प्रमोटर एक ऐसा रीजन है जहाँ से पता लगाया जाता है कि इस जीन की हमने ट्रांसक्रिप्शन करनी है, या फिर इस जो स्ट्रक्चर से हमको एमआरएनए बनाना है। तो प्रमोटर रीजन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, 5 स्ट्रीम, जो 5' होती है उसकी अपस्ट्रीम, और यहाँ पे 3' एंड होता है उसके डाउन स्ट्रीम आपका क्या होता है, टर्मिनेटर एंड होता है। तो 5' to 3' से ही हमारा जो एमआरएनए सिंथेसिस है वो होती है। इसकी जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन है जहाँ पे प्रेजेंट होता है डीएनए की उसकी साइट पे। तो 5 अपस्ट्रीम का मतलब होता है टुवार्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, और डाउन स्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में प्रोसेस है वो होगी।
तो जब भी यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो वो इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ता है, 5' to 3' एंड ऑफ जो हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और यदि हम बात करें खुद की जो स्ट्रैंड वो सिंथेसाइज करेगा वो 3' to 5' है, वो न्यू स्ट्रैंड जब सिंथेसिस होगी वो इस डायरेक्शन में एंटी पोलैरिटी रहेगी। तो ये साइड आपसे ज़्यादा पूछी जाती है, 5' to 3 की तरफ हमारी जो सिंथेसिस है आरएनए पॉलीमरेज वो करता है। तो ये याद रखना आपने, जहाँ से स्टार्टिंग करेगा उससे अप वाली साइड में, अप मतलब इस साइड में नहीं हमारा आरएनए पॉलीमरेज बढ़ता है, पॉलीमरेज इस साइड में बढ़ता है। तो इसके अपोजिट वाली साइड को अपस्ट्रीम बोल देते हैं और इसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में टर्मिनेटर एंड रहेगा जबकि प्रमोटर एंड है वो 5' अपस्ट्रीम रहता है। तो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये अपोजिट हो सकते हैं, ये फिक्स ही रहती हैं वैल्यू ज़्यादातर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में से पहला जो चैप्टर है उसके अंदर भी जिक्र आता है, कैसी डिजीज होती है ये, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है। और इसके अंदर क्या होता है, मेनली हमारा एक सिंगल जो नाइट्रोजिनस बेस है उसके अंदर म्यूटेशन आती है, जिसलिए इसको पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन में इतना ज़्यादा हो जाता है ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाते हैं, की वजह से जो हमारी डिस्क शेप्ड आरबीसी थी, डिस्क शेप्ड आरबीसी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सिकल शेप्ड आरबीसी में। हालांकि ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस चैप्टर के थर्ड पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी डायग्राम से। तो इसमें आपको सिकल सेल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और इसमें आपसे पूछा हुआ है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। इट कन्फर्म्स रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया। इसकी एक अच्छी बात तो होती है कि मलेरिया नहीं होता, सिकल सेल पेशेंट होते हैं उनके अंदर मलेरिया के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि जो मलेरिया का पैरासाइट है जो प्लाज्मोडियम है वो ज़्यादातर इसको इफेक्ट करता है, वो डिस्क शेप्ड नॉर्मल आरबीसी है उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है, उनको किल करता है और अपना नंबर बढ़ाता है। तो सिकल सेल वाली जो आरबीसी हैं वो उसके लिए अनफेवरेबल रहती हैं, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाता अच्छे से। इट इज़ ए मोलिकुलर डिजीज, जाहिर सी बात है ये जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक लेवल पे होती है तो इसलिए मोलिकुलर डिजीज भी है। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट्स। तो ये ऐसी कोई डिजीज नहीं है जिसे आप कई बार बोल देते हैं भाई आरबीसी की कमी है, एरकत्ता या एनीमिया जिसको बोलते हैं उसको ज़्यादा आयरन टेबलेट्स खानी पड़ती हैं। इसमें आयरन टेबलेट का कोई रोल नहीं है, इसमें तो जो सारी आरबीसी है ना वो किसकी शेप में मिलेंगी, सिकल शेप्ड में मिलेंगी, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये कोई डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली डिजीज नहीं है। तो हमारे सारी स्टेटमेंट ठीक है, तो जिसकी वजह से ऑल ऑफ द बिलो या फिर ये लास्ट में आता तो ऑल ऑफ द अबो भी जो स्टेटमेंट है वो हम बढ़ सकते थे। आज के सेशन का रहेगा सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस टेक प्लेस। हालांकि इससे पहले भी हमने जो डिस्कशन इसका किया है इस डायरेक्शन से रहेगा, ये 5' to 3' डायरेक्शन है वो ज़्यादातर हम यूज करते हैं किसकी, टेम्पलेट स्ट्रैंड की, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और टेम्पलेट स्ट्रैंड वही है जो स्ट्रक्चरल जीन हमने पढ़ा था, स्ट्रक्चरल जीन। और स्ट्रक्चरल जीन की एक साइड में क्या था, प्रमोटर एंड, एक साइड में टर्मिनेटर एंड। तो उसकी ही स्ट्रैंड की आपसे डायरेक्शन पूछी हुई है। यदि ये बोले न्यूली सिंथेसाइज्ड की, नया जो हमारा क्या बना है, एमआरएनए बना है या फिर डीएनए रेप्लिकेशन होती है उसकी भी, यदि उसकी पूछे तो वो क्या रहती है, 3' to 5' रहती है, 3' की। और टेम्पलेट के अपोजिट जो स्ट्रैंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग का मतलब ये खुद नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज नहीं करती है, ये जरूर क्या करती है, नई स्ट्रैंड कैसी दिखेगी, क्या मेकअप रहेगा उसका, वो कोडिंग स्ट्रैंड को देख के ही सारे के सारे हम जितने भी जो नई स्ट्रैंड के प्रति पॉइंट हैं डिस्कशन के या फिर रिसर्च के, वो कोडिंग स्ट्रैंड को देख के ही बनाए जाते हैं। तो कोडिंग स्ट्रैंड को एक नॉन सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। नॉन सेंस मीन्स बनाती नहीं है ये स्ट्रैंड, और टेम्पलेट को हम सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड। तो इससे रिलेटेड भी आपको ध्यान रखना है कि आपसे जो वर्डिंग है वो क्या पूछी जा रही है। और जितना भी कॉन्सेप्ट है ये हम किस में पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग
इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू AUG। AUG काफी कॉमन क्या है, कोडोन है। कोडोन किस फॉर्म में रहते हैं, कोडोन ट्रिपलेट की फॉर्म में। और कोडोन से रिलेटेड भी अच्छी खासी डिस्कशन है वो दिया हुआ है अपनी बुक के अंदर। और ट्रांसलेशन से पहले इसका जिक्र दिया हुआ है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या होता है, mRNA से प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे mRNA को रीड करके तो प्रोटीन की ये पता लगाया जाता है कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ पे बाइंड करेगा। और tRNA क्या है, अमाइनो एसिड्स को लेके आता है, ट्रांसफर RNA बोलते हैं। और राइबोसोम वो जगह होती है जहाँ पे क्या किया जाता है, अमाइनो एसिड को बाइंड किया जाता है। तो किस टाइप का अमाइनो एसिड आना है, वो mRNA के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, उसको रीड किया जाता है। tRNA क्या करेगा, इंफॉर्मेशन या फिर जो ये हमारे अमाइनो एसिड्स हैं साइटोप्लाज्म से, उसको ले लेके राइबोसोम के पास लेके आता है। और उनको बाइंड करके फिर क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस की जाती है। तो AUG क्या है, एक ट्रिपलेट कोडोन है जो क्या करेगा, इसकी खास बात क्या है कि ये मिथियोनिन को कोड करता है। बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स मीन्स बैक्टीरिया वगैरह में, यूकैरियोट्स न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं जो ट्रू न्यूक्लियस जिनके अंदर पाया जाता है। इट आल्सो इनिशिएशन कोडोन, ये इनिशिएटर कोडोन का भी काम करता है। कहने का मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस इसी कोडोन से शुरू होती है। ये यदि ना हो तो इनिशिएशन ही ना हो हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस का। इट कोड्स फॉर मिथियोनिन ओनली, और ये मिथियोनिन को ही कोड करता है, ये किसी दूसरे अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। तो ये यूनिवर्सल नेचर भी इसकी बोली जाती है। यूनिवर्सल मीन्स चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, तो ये हमेशा AUG मिथियोनिन को ही कोड करता हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से हमको एक जस्ट आइडिया तो इस चैप्टर का ये मिल चुका है कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, जिसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना भी बड़ा जरूरी है कि किस कॉन्सेप्ट से कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो इस तरीके से हमने आज के सेशन में 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में हम 16 to 30 क्वेश्चन और उसके बाद पार्ट थर्ड में फर्दर क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। और ऐसे ही इस सीरीज को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एंड तक 16 के 16 चैप्टर आपको करवाए जाएंगे। तब तक आप चैनल के साथ कंटिन्यू रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को भी अपने दोस्तों तक पहुंचाने का काम करें। थैंक यू सो मच।